बात है 2015 की। आईआईटी से ग्रेजुएट किया हुआ एक लड़का अपने दमदार स्टार्टअप आइडिया के साथ फुल कॉन्फिडेंस में इन्वेस्टर्स के पास जाता है, पर इसके आइडिया को सुनते ही एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 75 बार इसे ठुकरा दिया जाता है। लेकिन पता है, आज वही स्टार्टअप 100 करोड़ से भी ज्यादा की वैल्यू का बन चुका है। इतना ही नहीं, ओला और उबर जैसे दिग्गजों को भी इसने बाइक टैक्सी सेक्टर में कहीं पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रैपिडो की, जिसने इंडियन मार्केट की नीड्स को समझा और पहली बार 2 व्हीलर टैक्सी सर्विसेज की शुरुआत की। लेकिन सवाल यह है कि इतनी कम रिसोर्सेज के बावजूद रैपिडो ने इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल की। किन किन लीगल बैटल्स का सामना करते हुए ये एक यूनिकॉर्न बना, और वो कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं जिनकी बदौलत आज इसने ओला और उबर जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया है। आज के इस वीडियो में हम सब कुछ बहुत डिटेल में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, रैपिडो की ये कहानी शुरू होती है साल 2015 में, जब 3 दोस्त अरविंद सांका, पवन गंतुपल्ली और एसआर ऋषिकेश एक साथ मिलकर कुछ नया करने के बारे में सोचते हैं। ये तीनों पहले द कैरियर नाम की एक लॉजिस्टिक कंपनी चलाते थे, जिसका काम शहर के अंदर ट्रकों के जरिए सामान की डिलीवरी करना था। उनका ये बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, क्योंकि द कैरियर ने बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि फ्लिपकार्ट और डिलीवरी के साथ भी काम स्टार्ट कर दिया था। और फिर जैसे ही ऑनलाइन डिलीवरी का ट्रेंड बढ़ा, द कैरियर ने अपने पहले ही साल में 300 व्हीकल्स का नेटवर्क बना लिया था। और जब सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, तो फिर इन तीनों दोस्तों को रैपिडो शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ गई। एक्चुअली द कैरियर के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी कि ये एक B2B लॉजिस्टिक कंपनी थी, जिसका मेन काम था बिजनेसेस को लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करना। इस बिजनेस मॉडल की वजह से कंपनी की ग्रोथ काफी धीमी थी, क्योंकि B2B ऑपरेशंस में स्केलेबिलिटी अक्सर लिमिटेड ही होती है। इस चैलेंज को समझते हुए कंपनी के फाउंडर्स ने महसूस किया कि अगर उन्हें रैपिड ग्रोथ चाहिए तो कुछ नया और इनोवेटिव सोचना ही होगा। और कुछ इस तरह से उनके मन में टैक्सी सर्विस का आइडिया आया। टैक्सी सर्विस एक ऐसा मॉडल है जो कि डायरेक्टली एंड यूजर यानी कि आम जनता को टारगेट करता है, यानी कि यहाँ पर अगर कुछ भी अच्छा किया तो फिर ग्रोथ 100% पक्की है। लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं थी जितनी की नजर आ रही थी। अब दोस्तों, पूरी बात समझने के लिए हमें पहले ये जानना जरूरी होगा कि भारत का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किस तरह से काम करता है। रोड ट्रांसपोर्ट ईयरबुक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के पास दुनिया में सबसे ज्यादा 2 व्हीलर्स हैं, क्योंकि 2020 के दौरान इंडिया में टोटल 32 करोड़ 63 लाख व्हीकल्स थे, जिनमें से 2 व्हीलर्स की संख्या करीब 75% थी। इससे साफ है कि हमारे देश के अंदर कार्स की तुलना में 2 व्हीलर्स जैसे कि बाइक और स्कूटर्स का काफी ज्यादा क्रेज है, क्योंकि एक तो ये कार के मुकाबले काफी अफोर्डेबल होते हैं, दूसरी इनकी मेंटेनेंस भी आसान होती है। इसके अलावा 2 व्हीलर्स फ्यूल एफिशिएंट होने के साथ साथ पतली गलियों और भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक में भी काफी प्रैक्टिकल साबित होते हैं। ऐसे में फाउंडर्स को लगा कि अगर वो 4 व्हीलर्स की जगह 2 व्हीलर टैक्सी सर्विस की शुरुआत करते हैं तो फिर लोगों को कम पैसों में ट्रेवल करने का एक नया ऑप्शन मिल जाएगा। और इस स्टार्टअप का सबसे बड़ा एडवांटेज था कि इस 2 व्हीलर टैक्सी सर्विस में कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं हुआ करता था। और फिर इसी सोच के ही साथ 2015 में रैपिडो की शुरुआत हुई, जहां कुछ समय तक इसे बूटस्ट्रैप्ड यानी कि सेल्फ फंडेड ही रखा गया। लेकिन फिर कुछ ही समय में फाउंडर्स को महसूस होने लगा कि बिजनेस को बड़े पैमाने पर एक्सपैंड करने के लिए एक्सटर्नल फंडिंग उठानी ही पड़ेगी। लेकिन इसके लिए इन्वेस्टर्स को मनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होने वाला था। इसके अपोजिट उस टाइम पर ओला और उबर अपनी कमाल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के जरिए इंडिया में बहुत ही तेजी से पॉपुलर हो रहे थे। इनके पास फंडिंग्स की कोई कमी नहीं थी, जिसका फायदा उठाकर ये अपने ड्राइवर्स को बड़े बड़े ऑफर्स दे रहे थे, जैसे कि फ्लैट्स, फॉरेन ट्रिप और महीने के 1 लाख रुपए तक की इनकम। इस लालच में आकर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़कर ओला उबर के ड्राइवर बनने लगे। यहाँ तक कि लोगों ने तो लोन लेकर नई नई गाड़ियाँ खरीद ली थी। साथ ही ये कंपनीज कस्टमर्स को भी लुभाने के लिए भारी डिस्काउंट दे रहे थे, ताकि वो उनकी सर्विसेज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सके। वहीं दूसरी तरफ रैपिडो की बाइक टैक्सी लोगों के लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था। इन शॉर्ट, ज्यादातर कस्टमर पहले से ही 2 वेल एस्टेब्लिश्ड सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे में उनके बीच विश्वास बना पाना रैपिडो के लिए काफी चैलेंजिंग टास्क था। इसीलिए फाउंडर्स चाहते थे कि उन्हें जल्द से जल्द फंडिंग मिल जाए, ताकि वो कंपनी की ग्रोथ के लिए काम कर सके। इसके लिए ये तीनों फाउंडर्स कई अलग अलग इन्वेस्टर्स के पास गए, लेकिन वहां से इन्हें सीधे तौर पर इनकार ही मिला। इसी तरह से इन्होंने करीब 75 VC से संपर्क किया, लेकिन सभी ने इनके आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। किसी ने कहा कि ओला उबर के होते हुए ये आइडिया बिल्कुल भी काम नहीं करेगा,
तो किसी का कहना था कि रैपिडो की बाइक टैक्सी सर्विस का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि भारत में महिलाएं अजनबी पुरुषों के साथ में बाइक पर बैठना कभी पसंद नहीं करेंगी। लेकिन इन सभी रिजेक्शंस के बाद भी फाउंडर्स ने कभी हार नहीं मानी और लगातार कोशिश करने के बाद आखिरकार उन्हें 3 ऐसे इन्वेस्टर्स मिले जिन्होंने इनके आइडिया को खूब सराहा और कंपनी को फंडिंग भी प्रोवाइड की। इसमें से एक थे शादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल, दूसरे अनअकैडमी के फाउंडर गौरव मुंजाल और तीसरे स्नैपडील के फाउंडर कुणाल बहल। लेकिन रैपिडो की इस कहानी में सबसे अहम किरदार रहा पवन मुंजाल का, जो कि हीरो मोटो कॉर्प के सीईओ हैं। उन्होंने न सिर्फ रैपिडो में इन्वेस्ट किया बल्कि एक ऐसी सलाह भी दी जो कि कंपनी के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। एक्चुअली पवन मुंजाल ने सलाह दी थी कि रैपिडो को बड़े शहरों पर ज्यादा फोकस न होकर टियर 2 और टियर 3 सिटीज में अपनी सर्विसेज को एक्सपेंड करना चाहिए, क्योंकि बड़े शहरों में पहले से ही ओला और उबर जैसी कंपनीज का दबदबा था और इन्हीं दोनों के बीच में ही काफी तगड़ा कंपटीशन चल रहा था। ऐसे में एक नई कंपनी के लिए वहाँ पैर जमाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसके अलावा टियर 2 और टियर 3 सिटीज में ये दिग्गज कंपनियां उतनी एक्टिव नहीं थी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां टियर 1 शहरों में लोगों की इनकम एवरेज से ज्यादा होती है, जबकि टियर 2 और टियर 3 सिटीज में लोग ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते। बड़े शहरों में ओला और उबर जैसी कंपनीज आसानी से ऑन एन एवरेज 200 से 300 रुपए पर राइड चार्ज कर लेती हैं, लेकिन छोटे शहरों में उनका ये मॉडल कुछ खास सफल नहीं रहा था। इसी वजह से रैपिडो के पास इन छोटे शहरों में अपनी पकड़ बनाने का सुनहरा मौका था। हालांकि शुरुआत में ये आइडिया फाउंडर्स को थोड़ा रिस्की लगा, लेकिन रैपिडो की टीम ने मुंजाल के एक्सपीरियंस और बिजनेस इनसाइट्स पर भरोसा किया और फिर यहीं से शुरू हुआ रैपिडो की ग्रोथ का वो नया चैप्टर, जिसने उसे देश भर के छोटे शहरों में सबसे पॉपुलर और ट्रस्टेड बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म बना दिया। और दोस्तों, रैपिडो की इस क्रांति की नींव रखी उसकी शानदार बिजनेस स्ट्रैटेजीज ने, जो कि बाकी कंपनीज से बिल्कुल अलग थी। अब जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ओला और उबर ने शुरुआत में पैसा बर्न करके अपने ड्राइवर्स को बड़े बड़े इंसेंटिव्स दिए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना कमीशन बढ़ाना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में वो अपने ड्राइवर्स से कमीशन के रूप में उनकी कमाई का 10% लेते थे, जो कि धीरे धीरे बढ़कर 40% तक पहुंच गया, जिससे ड्राइवर्स की इनकम घट गई और उनमें नाराजगी बढ़ने लगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रैपिडो ने एक कमाल की स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने अपने ड्राइवर्स, जिन्हें वो कैप्टन कहा करते हैं, उनको कोई भी लुभावने ऑफर नहीं दिए। रैपिडो ने साफ तौर पर कहा कि ऐसे लोग जिनके पास दिन के सिर्फ कुछ घंटे भी फ्री हैं, इस दौरान वो रैपिडो के कैप्टन बन सकते हैं और अपनी साइड इनकम या पॉकेट मनी निकाल सकते हैं। रैपिडो कैप्टन बने, जब टाइम मिले अपने हिसाब से बाइक चलाएं, पैसे कमाएं। इसके अलावा रैपिडो ने कहा कि ज्वाइन रैपिडो एंड बी योर ओन बॉस। हालांकि उनके अलावा बाकी कंपनीज का भी यही सेम स्टेटमेंट था, लेकिन उनके प्लेटफॉर्म पर पेमेंट के वीकली या फिर मंथली सेटलमेंट्स होते थे। ऐसे में रैपिडो के फाउंडर्स ने देखा कि ये तो सैलरी की तरह है, फिर इसमें खुद का बॉस बनने वाली बात कहाँ हुई। इसी प्रॉब्लम को ही देखते हुए रैपिडो ने अपने कैप्टन्स को कस्टमर से सीधे पेमेंट लेने की सुविधा दी, जिससे उन्हें राइड कंप्लीट करते ही तुरंत पैसे मिलते हैं और उसमें से वो रैपिडो को 15% के अराउंड कमीशन पे करते हैं। यह अप्रोच कैप्टन्स को इतनी पसंद आई कि उन्होंने रैपिडो से साइड इनकम की बजाय फुल टाइम इनकम जनरेट करना शुरू कर दिया। इस तरह से रैपिडो ने बहुत ही कम समय में शानदार ग्रोथ देखी। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए कंपनी ने न सिर्फ भारी कंपटीशन का सामना किया, बल्कि कई तरह के लीगल इश्यूज में फंसकर अपना बहुत बड़ा नुकसान भी करा लिया। बात है अक्टूबर 2018 की। कोयम्बटूर के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने रैपिडो की कई बाइक्स को सीज कर दिया, क्योंकि ये बिना किसी वैलिड परमिट के वहाँ अपनी सर्विस ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन ये तो बस अभी शुरुआत थी, क्योंकि यहीं से रैपिडो एक लंबे कानूनी बैटल में फंसता चला गया, जो कि आज तक उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। हुआ ये कि रैपिडो अभी अपने कोयम्बटूर वाले मामले में उलझा ही हुआ था कि तभी फरवरी 2019 में बैंगलोर के अंदर रैपिडो और ओला की 200 से भी ज्यादा बाइक्स को सीज कर लिया गया। असल में वहाँ के स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बाइक टैक्सीज को इलीगल घोषित कर दिया था। साथ ही अथॉरिटीज का कहना था कि इन कंपनीज के पास रिक्वायर्ड लाइसेंसिंग नहीं थी, जो कि कानून के खिलाफ है। इस वजह से रैपिडो को वहाँ पर अपने ऑपरेशंस बंद करने पड़ गए। ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, जिससे निकलने के लिए रैपिडो ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उसकी मुसीबतों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। एक्चुअली 2019 में बैंगलोर की ही सिटी साइबर क्राइम पुलिस ने एक बार फिर से एक्शन लेते हुए रैपिडो की 170 से भी ज्यादा बाइक्स को जब्त कर लिया। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि जब रैपिडो बैंगलोर में अपनी सर्विसेज को बंद कर चुका था, तो फिर दोबारा से उसकी 170 बाइक्स जब्त कैसे हुई? क्या वो यहाँ अपने ऑपरेशंस को इलीगली ऑपरेट कर रहा था?
वेल, इसके पीछे एक बहुत ही फिल्मी कहानी है। तो असल में हुआ ये कि एक दिन बैंगलोर पुलिस को शक होता है कि गवर्नमेंट के बैन करने के बावजूद रैपिडो अपनी बाइक टैक्सी सर्विस को ऑपरेट कर रहा है। इसके बाद से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, जिसमें पुलिस के हाथों कुछ ऐसे सबूत लगते हैं जो कि सभी को हैरान कर देते हैं। एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि रैपिडो के कैप्टन फूड डिलीवरी बॉय के वेश में काम कर रहे हैं। उनके पास फूड डिलीवरी का बैग भी है और यहाँ तक कि कुछ ने तो यूनिफॉर्म भी पहन रखी है, लेकिन वो फूड की डिलीवरी ना करके बाइक टैक्सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब पुलिस को जैसे इसके बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत ही रैपिडो की 170 बाइक जब्त कर ली और कंपनी पर लीगल एक्शन भी लिया गया। लेकिन दोस्तों, मुसीबतें यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि इसके कुछ ही महीने के बाद जुलाई 2019 में मद्रास हाई कोर्ट ने कोयम्बटूर के बाद पूरे तमिलनाडु में रैपिडो के ऑपरेशंस को बैन कर दिया। साथ ही इसकी iOS ऐप को भी ऐप स्टोर से हटा दिया गया, जिससे कि रैपिडो के बिजनेस को काफी नुकसान पहुंचा। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात तो ये रही कि अगस्त 2019 में मद्रास हाई कोर्ट ने अपने बैन को हटा दिया था और कोर्ट ने रैपिडो को उस टाइम तक ऑपरेशन रिज्यूम करने की परमिशन दे दी जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट नए रेगुलेशंस नहीं बनाती। ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ थी, जिसके बाद से रैपिडो ने उनकी सर्विस तमिलनाडु में फिर से शुरू कर दी। इसके बाद आया अक्टूबर 2020, जब कंपनी ने बाइक टैक्सी सर्विस से आगे बढ़कर ऑटो रिक्शा सर्विस की शुरुआत की और इसके साथ ही कंपनी ने जीरो कमीशन मॉडल को भी इंट्रोड्यूस किया, यानी कि वो ऑटो ड्राइवर से कमीशन के रूप में कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन ऑटो ड्राइवर अगर उनका प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें एक डेली सब्सक्रिप्शन फी देनी होगी, जो कि 5 रुपए से 29 रुपए के बीच में होती है। रैपिडो की इस स्ट्रैटेजी ने कमाल कर दिया और इनसे इतने सारे ऑटो ड्राइवर जुड़ने लगे कि सिर्फ 5 महीने के अंदर ही कंपनी ने 10 लाख ऑटो राइड्स को भी कंप्लीट कर लिया था और इनकी सर्विसेज इंडिया के 25 सिटीज में ऑपरेट होने लगी। इस मैसिव सक्सेस के बाद से रैपिडो ने 2023 में उबर और ओला के साथ डायरेक्ट कॉम्पिटिट करने के लिए 4 व्हीलर टैक्सी सर्विस की भी शुरुआत कर डाली, ताकि वो एक ही प्लेटफॉर्म पर अलग अलग ट्रांसपोर्ट ऑप्शन प्रोवाइड कर सके। यहाँ अपने 4 व्हीलर टैक्सी बिजनेसेस के लिए भी उन्होंने जीरो कमीशन मॉडल को अपनाया। साथ ही ड्राइवर्स को एक और ऑफर भी दिया कि उन्हें किसी भी तरह की डेली सब्सक्रिप्शन फी नहीं देनी होगी, लेकिन अगर उनकी मंथली अर्निंग 10,000 रूपए से ज्यादा होती है तो फिर रैपिडो को उन्हें 500 रूपए पे करने होंगे, जो कि देखा जाए तो ड्राइवर्स के लिए एक बहुत ही कमाल का ऑफर था। और इस स्ट्रैटेजी की वजह से रैपिडो की कैब टैक्सी भी कुछ ही समय में काफी पॉपुलर हो गई। और दोस्तों, रैपिडो ने अपनी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत ही स्मार्टली निकाला। फॉर एग्जाम्पल, कोविड-19 महामारी के दौरान जब ट्रेवल एक्टिविटीज बहुत कम हो गई थी और रैपिडो के ड्राइवर्स के पास कुछ खास काम नहीं था, उस समय उन्होंने अपने ऑपरेशंस को डाइवर्सिफाई करने का एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने ड्राइवर पार्टनर्स को काम देने के लिए स्विगी के साथ में पार्टनरशिप कर ली, जिसके बाद से रैपिडो के ड्राइवर फूड डिलीवरी भी करने लगे। ये मूव रैपिडो के लिए काफी इम्पैक्टफुल साबित हुआ, क्योंकि इससे उनके ड्राइवर्स को एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स मिल गया। साथ ही रैपिडो भी उस टाइम सुस्त पड़ी इकोनॉमी के बावजूद रेवेन्यू जनरेट करने लगा। अब आज के टाइम में अगर देखें तो रैपिडो क्विक कॉमर्स कंपनीज के साथ में भी पार्टनरशिप करने की प्लानिंग कर रहा है, ताकि वो इस तेजी से बढ़ती मार्केट में भी अपनी पोजीशन बना सके। और दोस्तों, कुछ इसी तरह के कमाल की स्ट्रैटेजीज को ही अपनाकर सिर्फ 9 सालों में ही रैपिडो एक यूनिकॉर्न बन गया। और फाइनेंशियल ईयर 2022 में जहां इसका रेवेन्यू करीब 158 करोड़ रुपए था, वो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 214% बढ़कर 497 करोड़ रुपए हो गया है। अब दोस्तों, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन एक ऐसी प्रॉब्लम भी है जिसको लेकर बार बार रैपिडो पर सवाल उठते रहते हैं, और वो है सेफ्टी कॉन्सर्न। स्पेशली अगर महिलाएं इसका इस्तेमाल कर रही हैं, तो फिर ये कॉन्सर्न और भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि रैपिडो के ड्राइवर्स की वेरिफिकेशन प्रोसेस कुछ ज्यादा सख्त नहीं है, जिससे कि कस्टमर्स की सुरक्षा पर सवाल उठते रहते हैं। हालांकि इसके बारे में कंपनी के फाउंडर पवन गुंटुपल्ली का कहना है, We have a strict verification process and we have a background verification process. Document verification एक होता है, background verification एक होता है, उसके बाद एक ट्रेनिंग कोर्स होता है। मान लो ये सब कुछ उसने पास कर लिया, देन हमारे पास एक पीरियड होता है कॉल्ड हैंड होल्डिंग पीरियड। उसमें राइट फ्रॉम दी वे ड्राइवर कैसे चला रहा है, अगर स्पीड चला रहा है 60 के ऊपर जा रहा है पता चलता है, स्टीप टर्न ले रहा है पता चलता है, रूट बिहेवियर एंड एवरीथिंग पता चलता है। और दोस्तों, रही बात महिलाओं की, तो फिर रैपिडो बाइक पिंक नाम से सिर्फ महिलाओं के लिए एक स्पेशल सर्विस भी प्रोवाइड करता है, जिसमें कैप्टन एक फीमेल होती है।
ऐसे में अगर कोई लेडी आदमी के साथ बाइक पर बैठने में कंफर्टेबल नहीं है या फिर अनसिक्योर फील कर रही है, तो फिर वो बाइक पिक ऑप्शन को भी चुन सकती है। अब दोस्तों, इन सभी चीजों से भले ही रैपिडो बार बार उठने वाले सेफ्टी कॉन्सर्न को इफेक्टिवली हैंडल कर लेता है, लेकिन कंपनी के सामने अभी भी बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जिस पर अगर जल्द से जल्द काम नहीं किया गया तो ये अपनी नंबर 1 की पोजीशन खो सकता है। क्योंकि ओला और उबर पहले से ही बाइक टैक्सी सर्विस को लॉन्च कर चुके हैं, साथ ही इन कंपनीज के पास ज्यादा टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस है। ऐसे में अगर रैपिडो जरा भी चूक करता है तो उसके मार्केट पोजीशन हथियाने में ये जरा भी देर नहीं करेंगे। हालांकि ये सब जानने के बावजूद रैपिडो कई सारी ऐसी गलतियां कर रहा है जो कि उसे फ्यूचर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकता है। जैसे कि ये खुद को कैब एग्रीगेटर नहीं बल्कि एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर कहता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ये कैब एग्रीगेटर के रूप में अपनी पोजीशन बनाता है तो इसे आरटीओ यानी कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से प्रॉपर लाइसेंस और परमिट्स लेने पड़ेंगे। जबकि वहीं अगर हम ओला या उबर की बात करें तो उन्होंने कैब एग्रीगेटर के रूप में अपनी पहचान बनाई है, जिस वजह से उन्हें आरटीओ के रूल्स फॉलो करने होते हैं। साथ ही इनके ड्राइवर और व्हीकल्स दोनों के लिए स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट सेट किए गए हैं। ऐसे में रैपिडो इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए खुद को सिर्फ एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर के रूप में ही दिखाता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने रूल्स को स्ट्रिक्ट कर दिया तो रैपिडो को लीगल इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है और हो सकता है कि उसे अपने ऑपरेशंस भी बंद करने पड़ जाएं। इसके अलावा रैपिडो के लिए तीसरा चैलेंज है इसका सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, जिसके तहत ये हर राइड पर कमीशन लेने की जगह ड्राइवर से एक फ्लैट फी चार्ज करते हैं। अब इससे ड्राइवर्स को तो काफी फायदा है क्योंकि वो अपनी अर्निंग का बड़ा अमाउंट अपने पास रख सकते हैं, लेकिन ये रैपिडो के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है क्योंकि ड्राइवर्स कितनी भी राइड्स क्यों न करे, रैपिडो एक फिक्स्ड अमाउंट ही कमाता है, जिस वजह से उसकी अर्निंग लिमिटेड होकर रह गई है। इसका मतलब ये है कि जब तक मार्केट कंडीशंस ठीक रहेगी तब तक रैपिडो का ये मॉडल काम करता रहेगा, लेकिन अगर डिमांड कम हो जाती है या फिर कंपटीशन बढ़ जाता है तो ऐसे में रैपिडो का ये मॉडल फेल हो जाएगा। इसीलिए रैपिडो अपने इस अनोखे बिजनेस मॉडल से कितने समय तक ग्रो कर पाएगा, इस पर कुछ भी कह पाना मुश्किल ही है।